Hello, good evening, namaskar. Welcome to Asthana Gurukul. In this video, you will learn how to solve CBSE Class 10 Social Science case-based questions and score higher marks in board exams. स्वागत है मेरे YouTube चैनल अस्थाना गुरुकुल पे। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि कैसे सीबीएसई क्लास 10 के सोशल साइंस सब्जेक्ट में केस बेस्ड क्वेश्चन को कैसे हल किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारे वीडियो का टाइटल है मास्टरिंग केस बेस्ड क्वेश्चंस इन सीबीएसई क्लास 10 सोशल साइंस। ठीक है, क्योंकि मेरा खुद का क्रिएट किया गया है, इसलिए मैंने अपना नाम यहाँ पे मेंशन कर दिया है, ऑथर सौरभ अस्थाना। ओके, इंट्रोडक्शन मैंने लिखा है कि दिस गाइड हेल्प्स स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड हाउ टू solve social science case based questions effectively in the CBSE class 10 board examination। यह जो वीडियो है, इस वीडियो के माध्यम से स्टूडेंट समझ पाएंगे कि कैसे क्लास 10 में सीबीएसई क्लास 10 की बोर्ड एग्जामिनेशन में केस बेस्ड क्वेश्चन को प्रभावी रूप से इफेक्टिवली हल किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है व्हाई केस बेस्ड क्वेश्चंस मैटर। केस बेस्ड क्वेश्चन मैटर क्यों करता है? बिकॉज दे टेस्ट कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। यहाँ पे एन है, मिट गया है, ध्यान दीजिएगा। इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, यहाँ पे एन है, ध्यान दीजिएगा। एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। ठीक है, यह जो है आपके कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, आपके अवधारणात्मक समझ को, आपके कॉन्सेप्चुअल समझ को टेस्ट करता है। आपका एनालिटिकल थिंकिंग कैसा है, आप चीजों को किस प्रकार से, चीजों का विश्लेषण कैसे करते हैं। ठीक है, और आंकड़ों की व्याख्या कैसे करते हैं, और आपके पास जो ज्ञान है उस ज्ञान का यूज कैसे करते हैं। ठीक है, अपने ज्ञान का प्रयोग कैसे करते हैं। ठीक है, इसलिए तो इन्हीं चीजों का जांच करता है केस बेस्ड क्वेश्चन। दे टेस्ट कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। ठीक है, देखिए केवल फैक्ट याद होना पर्याप्त नहीं है, केवल केवल फैक्ट याद होना, ओनली केवल फैक्ट याद होना पर्याप्त नहीं है। ठीक है, केवल फैक्ट याद होना पर्याप्त नहीं है। ठीक है, आपको यह भी आना चाहिए कि जानकारी का विश्लेषण कैसे करें। जो भी इंफॉर्मेशन दिया गया है, जो भी जानकारी दिया गया है, उसको कैसे एनालाइज करें, उसका कैसे विश्लेषण करें। ठीक है, अगर डाटा दिया गया है तो दिए गए डाटा को कैसे समझें। ठीक है, डाटा दिया गया है क्वेश्चन में, तो दिए गए डाटा को समझे कैसे, और जो चीजें आपने सीखी है, जो ज्ञान आपके पास है, तो सीखी हुई बातों को आपको नए कंडीशंस में कैसे लागू किया जाए। मतलब जो आपने लर्न किया, जो सीखा है, तो सीखी हुई बातों को नए परिस्थितियों में कैसे लागू करें, ये भी आपको आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अब हम स्टेप बाय स्टेप कैसे स्ट्रेटेजी अपनाएंगे, कैसे रणनीति अपनाएंगे, आइए देखते हैं। पहले आप क्या करेंगे, रीड रीड द केस केयरफुली। आप क्या करेंगे कि जो भी केस, रीड द केस केयरफुली, इस केस को आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, जो केस दिया रहेगा आपको क्वेश्चन में, उसको क्या करना है, आपको ध्यान से पढ़ना है। ओके, इसको क्या करना है, आपको ध्यान से पढ़ना है, रीड द केस केयरफुली। उसके बाद में है, देखिए अगर ध्यान से आप नहीं पढ़िएगा तो क्या होगा, ध्यान से नहीं पढ़िएगा तो कई बार आप ध्यान से नहीं पढ़िएगा तो आप सही प्रकार से आप आंसर नहीं कर पाइएगा। अंडरलाइन और अंडरलाइन कीवर्ड्स। अब क्या करना है, आपको कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लेना है। ठीक है, आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो पढ़ते वक्त कीवर्ड्स को, जैसे उसमें आपको ईयर दिए रहेंगे, पैलेस दिए रहेंगे, कोई मूवमेंट दिया रहेगा। ठीक है, हिस्ट्री की बात करें तो, और डेमोग्राफी की बात करें तो रिसोर्सेज दिए रहेंगे, डेमोक्रेसी आदि, मतलब जो कीवर्ड्स है उसको क्या कर लेना है, आपको अंडरलाइन कर लेना है। ठीक है, आइडेंटिफाई द टॉपिक, चैप्टर एंड टॉपिक। अब आपको, ठीक है,
अब आपको करना क्या है कि चैप्टर और टॉपिक को, किस चैप्टर से किस टॉपिक से प्रश्न दिए गए हैं इसको आइडेंटिफाई करना है, ताकि ताकि आपके आप प्रश्नों को आसानी से हल कर ले जाएं। अगर आपको चैप्टर्स मालूम रहेंगे, टॉपिक्स मालूम रहेंगे और आप यदि पढ़े हुए रहेंगे तो आप आसानी से प्रश्न हल कर ले जाएंगे। ठीक है, आप आसानी से चीजों को कनेक्ट कर पाएंगे। ओके, चलिए रीड क्वेश्चन फर्स्ट, रीड ऑल क्वेश्चन फर्स्ट। आप पहले क्या करें, सभी प्रश्नों को पढ़ लें। ठीक है, यूज एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट्स। आप क्या करें, एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट को यूज करें। आप चूंकि एनसीईआरटी ही बोर्ड एग्जाम में एक रिलायबल सोर्स है, इसलिए आप एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट्स का ही यूज करें, अदर कॉन्सेप्ट का यूज ना करें। ठीक है, कीप आंसर्स प्रिसाइज। अपने उत्तर को एकदम संक्षिप्त रखें, छोटा रखें, जितना पूछा जाए उतना ही लिखें। अनावश्यक बात लिखने से समय खराब होता है और आपका आंसर वीक होता है, आंसर कमजोर होता है। ठीक है, तो इस बात का प्रॉपर ध्यान रखें। रीचेक बिफोर मूविंग अहेड। आप अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले आप दोबारा जांच कर ले कि कहीं आपने कुछ गलत तो नहीं लिखा है, कहीं कहीं किसी प्रश्न को आपने अधूरा तो नहीं छोड़ दिया है। इसके लिए आप क्या करें, रीचेक करें। क्या करें, रीचेक करें। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब विद्यार्थी केस बेस्ड क्वेश्चन बनाने के टाइम में क्या कॉमन मिस्टेक्स करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, अब विद्यार्थी क्या करता है कि कीवर्ड्स को इग्नोर कर देता है, कीवर्ड्स को इग्नोर कर देता है, और कीवर्ड अगर समझ में नहीं आएगा तो आंसर का जो डायरेक्शन होगा वह गलत दिशा में चल जाएगा, रॉन्ग डायरेक्शन में चल जाइएगा। इसलिए कीवर्ड्स को समझने पर फोकस होना चाहिए। कीवर्ड्स अगर समझ जाइएगा तो आपका जो आंसर होगा वह एकदम सही राइट डायरेक्शन में जाएगा। ठीक, उसके बाद में राइटिंग लेंदी आंसर्स। अब विद्यार्थी क्या करते हैं कि बहुत लेंदी आंसर लिखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो अब बहुत लेंदी आंसर आपको नहीं लिखना है। गेसिंग विदाउट एविडेंस। अब बिना प्रमाण के, बिना साक्ष्य के आप आंसर गेस करने लगते हैं। उत्तर जो आपका आंसर होना चाहिए हमेशा केस और एनसीईआरटी आधारित होना चाहिए, एनसीईआरटी बेस्ड आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो ये विद्यार्थी गलती करते हैं। मिस रीडिंग मैप्स, ग्राफ्स एंड टेबल्स। वो सही प्रकार से मैप्स को, ग्राफ्स को और टेबल्स दिया जाता है उससे प्रकार से पढ़ते नहीं है। पुअर टाइम मैनेजमेंट, और उनका टाइम मैनेजमेंट जो होता है वो भी सही नहीं होता है। ये विद्यार्थियों के कॉमन मिस्टेक्स हैं। इग्नोरिंग कीवर्ड्स, राइटिंग लेंदी आंसर्स, गेसिंग विदाउट एविडेंस, मिसरीडिंग मैप्स, ग्राफ्स एंड टेबल्स, पुअर टाइम मैनेजमेंट। ओके, अच्छा, अब कुछ एक्सपर्ट्स जो टिप्स दिया गया है कि कैसे कैसे आपको केस बेस्ड क्वेश्चन को हल करना चाहिए, उसको देखिए। रीड एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। अगर आपको केस बेस्ड क्वेश्चन को बढ़िया से हल करना है तो एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़ेगा और पढ़ना भी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये जो केस बेस्ड क्वेश्चन है सीधे एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट पर आधारित होते हैं। केस बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं सीधे सीधे डायरेक्टली एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं, तो इसका आप प्रॉपर ध्यान रखेंगे। प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और आप क्या करें इसके लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें। इससे क्या होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के प्रैक्टिस करने से क्या होगा, आप पूछना चाहिए आखिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या है क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएगा, और जब एग्जाम में नहीं आएगा तो इसकी प्रैक्टिस क्यों करें। आपका पूछना एकदम जायज है, लेकिन प्रीवियस कई बार होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट भी कर दिए जाते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट भी कर दिए जाते हैं, और यदि रिपीट नहीं भी किए जाते हैं तो आपको एक पैटर्न का पता चलता है, और आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका कॉन्फिडेंस क्या होगा, बूस्ट करेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ओके, चलिए, अब रिवाइज मैप्स एंड इंपॉर्टेंट डेट्स। आप मैप्स
का रिवीजन करिए, इंपॉर्टेंट डेट्स को रिवाइज करिए, ठीक है। फोकस ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स, अब क्या करिए, कारणों और उनके संबंधों पर फोकस करिए। किसी प्रश्न में कारण और उनके प्रभावों के बीच में रिलेशन दिया गया है, उस पर फोकस करिए, यानी कॉज एंड इफेक्ट, कारण और परिणाम पर फोकस करिए। जैसे आपको जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल जैसे 1857, तो 1857 का रिवोल्ट हुआ था, 1857 का रिवोल्ट हुआ था, तो उसका कारण क्या था और उसका परिणाम क्या था, ठीक है। तो इसके बीच में संबंध को देखें, इस पर फोकस करें। प्रैक्टिस डेली, एक विद्यार्थी जो नहीं करते हैं और डेली प्रैक्टिस नहीं करते हैं, यहाँ पे वो फंस सकते हैं। तो आप क्या करिए, डेली प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस डेली करिए, कम ही पढ़िए लेकिन डेली पढ़िए, डेली कम ही प्रैक्टिस करिए लेकिन डेली प्रैक्टिस करिए। ओके, चलिए आगे बढ़े। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं हिस्ट्री, इतिहास का। आइडेंटिफाई द मोमेंट, आइडेंटिफाई द मोमेंट identify the moments, leaders, cause and outcomes mentioned in the case। केस में जो मोमेंट दिया हुआ है, जो आंदोलन के बारे में दिया हुआ है, लीडर्स के बारे में दिया हुआ है, कारण और उसके परिणाम के बारे में दिया हुआ है, उसको जरूर मेंशन करें। लिंक आंसर डायरेक्टली टू एनसीईआरटी कंटेंट, और अपने आंसर को डायरेक्टली क्या करें, एनसीईआरटी कंटेंट से लिंक करें, उससे जोड़ें, ठीक है। अब अगला एग्जांपल है किसका, ज्योग्राफी का। अगला एग्जांपल किसका है, ज्योग्राफी का है। इसमें क्या करें, एनालाइज रिसोर्सेज, इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, मैप्स, डाटा, टेबल्स केयरफुली बिफोर आंसरिंग। आंसर देने से पहले आप क्या करें, रिसोर्सेज को, संसाधनों को एनालाइज करें। इंडस्ट्रीज, रिसोर्सेज, इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, मैप्स, डाटा, टेबल्स को ध्यान से क्या करें, एनालाइज करें, उसका विश्लेषण करें, ठीक है। एग्जाम्पल 3 की बात करें, अगर पॉलिटिकल साइंस की हम बात करते हैं, पॉलिटिकल साइंस की अगर बात करते हैं, तो इसमें आप फोकस कर सकते हैं किस पे, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी पर, इंस्टीट्यूशंस पर, राइट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पर, मतलब लोकतंत्र पर, संस्थाओं पर, हमारे अधिकारों पे, और जो संवैधानिक प्रावधान होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस होते हैं, उस पे आप फोकस कर सकते हैं। ओके गाइज, अब आपको इकोनॉमिक्स में क्या करना है, इकोनॉमिक्स में interpret graphs, employment data, sectors of economy and development indicators। आपको ग्राफ का विश्लेषण करना है, ठीक है। ग्राफ का जो ग्राफ दिया है उसका उसको इंटरप्रेट करना है। आपको बेरोजगारी संबंधी जो आंकड़े दिए गए हैं उस पर ध्यान देना है। सेक्टर्स, इकोनॉमिक जो सेक्टर्स दिए गए हैं उस पर ध्यान देना है, और जो डेवलपमेंट इंडिकेटर्स होते हैं उस पे आपको ध्यान देना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। स्पेंड 3 to 5 मिनट्स रीडिंग एंड एनालाइज द केस, ठीक है। आपको मात्र 3 से 5 मिनट पढ़ना है और उसी में आपको केस को एनालाइज कर लेना है। अवॉइड स्पेंडिंग टू लॉन्ग ऑन सिंगल क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा समय बिताना मूर्खता होगी, ठीक है। चलिए, ये कुछ हमारा एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है, सौरभ गुरुकुल, द लर्निंग रेवोल्यूशन वगैरह वगैरह। तो चलिए, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए, अच्छा लगे, तो आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, है ना, और हमें सपोर्ट करें। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। अब आप बताइए कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।